अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई देखो, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस की एक बिल्कुल फ्रेश प्लेलिस्ट, एक बिल्कुल फ्रेश ट्यूटोरियल सीरीज हम यहाँ पे आज से शुरू कर रहे हैं। रिएक्ट जेएस आपको पता है कि आज के वक्त का सबसे ज्यादा यूज होने वाला और जिसकी सबसे ज्यादा मांग है, जिसकी सबसे ज्यादा नीड है रिएक्ट जेएस डेवलपर्स की हमारी आईटी की मार्केट के अंदर, तो उसकी ट्यूटोरियल सीरीज हम यहाँ पे आज से शुरू करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारी ईमेल्स आई मेरे पास, बहुत सारे वीडियोस के नीचे लोगों ने कमेंट किया है कि सर रिएक्ट जेएस सर डिमांड में है, लेकिन यूट्यूब चैनल्स में जिस तरह से उसको समझाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा टिपिकल करके समझाया जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है हमें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लेलिस्ट में रिएक्ट जेएस के अंदर जितनी भी चीजें सीखने वाली हैं उनको बिल्कुल आसान और बिल्कुल मक्खन करके, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो भैया इस प्लेलिस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक छोटी सी गुजारिश है कि सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लो, ताकि जैसे जैसे मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस डालता जाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपने बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करना है। तो अगर आप रिएक्ट जेएस का मास्टर बनना चाहते हो तो आपको ये प्लेलिस्ट कंप्लीट फॉलो करनी है, क्योंकि भाई देखो हम सबको पता है जब भी हम रिएक्ट जेएस को सीखने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि हमें कोई सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई आईटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। और आईटी सेंटर्स के बारे में आपको पता है कि वो इतने ज्यादा, इतने हजारों रुपए आपसे ले लेते हैं और आपको इन दी एंड जॉब प्लेसमेंट की भी कोई गारंटी नहीं होती। और जिस लेवल से आपको सिखाना चाहिए, जिन आसान चीजों को लेकर आपको सिखाना चाहिए, उस तरह से आपको नहीं सिखाया जाता। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल हलवा करके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कुछ बातें यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्ट क्या है भाई। देखो हम रिएक्ट को रिएक्ट जेएस भी कहते हैं, कुछ लोग रिएक्ट डॉट जेएस भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको सिर्फ रिएक्ट भी कहते हैं। तो देखो ये सारे नाम है इसी के, ठीक है। मतलब रिएक्ट जेएस के ये मल्टीपल आपके पास नेम्स हैं, लेकिन आप इसको रिएक्ट नेटिव नहीं कह सकते, ये याद रखना है आपने, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आपके पास मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और आपको पता है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के जो लाइब्रेरीज हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी डिमांड में है। मतलब वो भी आपकी सीवी के अंदर, आपके रेज्यूमे के अंदर ऐड होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या है, आपके पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, और ये हम क्यों यूज करते हैं, यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। यूजर इंटरफेसेस मतलब आपको पता है जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो सबसे पहले आपको उसका यूजर इंटरफेस नजर आता है, जिसके अंदर हेडर होता है, नैव बार होता है, फूटर होता है, साइड बार होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंटरैक्टिव और ब्यूटीफुल इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं, और ऐसे इंटरफेसेस होते हैं जिसके अंदर यूजर का इंटरैक्शन भी होता है। और एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो बहुत सारे लोग अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हैं कि वो समझते हैं कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। तो देखो मैं साफ लफ्जों में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रिएक्ट जेएस आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जिस तरह रिएक्ट से पहले आपने एक और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर, जेक्वेरी। तो जेक्वेरी भी आपके पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, लेकिन रिएक्ट और जेक्वेरी में एक मेजर डिफरेंस यही है कि रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड हुई हुई हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि डिफरेंस इसका एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है और फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर हमें बताया हुआ है कि भाई कौन सा काम आपने कहां पे करना है। ये वाला काम हम जेक्वेरी में नहीं करते थे, मतलब जेक्वेरी में हम अपनी मर्जी से फाइल्स बनाते थे और उसके अंदर कोडिंग करते थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक तरीकेकार को फॉलो करते हुए हम काम करते हैं। तो देखो ये जो तरीकेकार को फॉलो करते हुए हम काम करते हैं ना, इसलिए अक्सर लोग इसको फ्रेमवर्क समझते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर आपको पता है एमवीसी का कॉन्सेप्ट होता है,
मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन रिएक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए रिएक्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो ये कंफ्यूजन आपकी इसी पॉइंट में दूर हो जानी चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इज यूज्ड टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। देखो फिर वही बात आ गई कि रिएक्ट आपके पास यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होता है और दूसरा सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं। देखो रिएक्ट से पहले हमारे पास एंगुलर जेएस था, ठीक है, उसके अंदर भी मतलब उसको भी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, रिएक्ट को भी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन रिएक्ट के अंदर काम करके हम बहुत इजीली और इफेक्टिव तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं, क्योंकि एक तरीकेकार हमें गिवन है, उसी को फॉलो करके हम रिएक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये रिएक्ट की स्ट्रेंथ है, रिएक्ट की ताकत है, ये वाला पॉइंट जो थर्ड पॉइंट, क्योंकि इसमें बात कर रहा है रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। मतलब रिएक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स बना सकते हैं जो हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। जिस तरह भाई आपको पता है नैव बार, ठीक है, नैव बार हमारे पास एक कंपोनेंट की शक्ल में बनाया जाता है और उसे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरह फूटर हो गया, हेडर हो गया, साइड बार हो गई, उनको हम यूआई कंपोनेंट्स के तौर पे बना सकते हैं और उसे बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट की सबसे बड़ी ताकत है कि इसके अंदर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है कि भाई हम अलग अलग कंपोनेंट्स बना के, पीस ऑफ कोड बना के और उन सारे कंपोनेंट्स को फिर एक साथ मिलाकर अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी। देखो वही बात आ गई, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट के जो मोस्टली फ्रेमवर्क्स हैं वो हमारे पास ओपन सोर्स ही हैं और फ्री हैं। सेम उसी तरह रिएक्ट भी आपके पास फ्री है, मतलब इसके ऊपर काम करने के लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब रिएक्ट की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है, मतलब रिएक्ट के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इसको गिटहब पे अपलोड किया हुआ है और गिटहब से कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको पुल करने के बाद उसको पुश करवा सकता है उसके अंदर चेंजिंग करके, सही। और गिटहब आपको पता है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो भी वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह रिएक्ट का प्रोजेक्ट है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे रखे हुए हैं, कोई भी यूजर उसे डाउनलोड करता है, ठीक है, और उसके अंदर चेंजिंग करके उसको दोबारा पुश करवा सकता है। और रिएक्ट दिन ब दिन आपके पास बड़ी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि एक लार्ज कम्युनिटी है जो इसके ऊपर मुसलसल काम कर रही है और इसको अपग्रेड कर रही है, बड़ा कर रही है। फिर देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, देखो रिएक्ट इज अ डिक्लेरेटिव, एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। मतलब रिएक्ट आपके पास एक डिक्लेरेटिव, एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। अच्छा भाई देखो, इसके अंदर एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल का मतलब तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है डिक्लेरेटिव, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर। इस डिक्लेरेटिव के कॉन्सेप्ट को मैंने आगे वाली स्लाइड्स में समझाया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पे इसको समझो कि बड़े एफिशिएंट तरीके से, एक अच्छे तरीके से और फ्लेक्सिबल तरीके से हम रिएक्ट को यूज करके अपने यूजर इंटरफेसेस बिल्डअप कर सकते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, इट लेट्स यू कंपोज कॉम्प्लेक्स यूआईज फ्रॉम स्मॉल एंड आइसोलेटेड पीसेस ऑफ कोड कॉल्ड कंपोनेंट्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिएक्ट को यूज करके जो आप कॉम्प्लेक्स यूआईज है ना वो बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो? छोटे छोटे पीसेस में, मतलब अलग। स्मॉल एंड आइसोलेटेड का मतलब अलग पीसेस होते हैं। जिस तरह मैंने बताया, हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, अलग अलग पीस ऑफ कोड लिखते हैं और उसको फिर एक जगह पे मर्ज करके एक यूआई बना लेते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता रहा है। और मैंने आपको बताया था, वो जो हम स्मॉल पीस ऑफ कोड लिखते हैं किसी भी एक नैव बार का, साइड बार का या फूटर का, उसको क्या कहा जाता है? कंपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, React sometimes referred to as a front-end JavaScript framework is a JavaScript library created by Facebook। मतलब देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि React को ना बहुत दफा फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जो React है ना, ये एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स को क्या करता है? टक्कर देता है। मतलब React आपके पास एंगुलर जैसे बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स को compete करता है, इसीलिए बहुत सारे लोग रिएक्ट को एक फ्रेमवर्क कहते हैं, जो कि गलत चीज है। रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है।
क्योंकि भाई देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझा दूं, फ्रेमवर्क के अंदर वही बात के एमवीसी पैटर्न होता है, एमवीसी का कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरह आप एंगुलर जीएस की बात कर लो, लेकिन रिएक्ट के अंदर तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है ना, ठीक है। वो तो लाइब्रेरी के ऊपर काम करता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक प्रॉपर इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, और जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि रिएक्ट आपके पास इसका ओनर कौन है, फेसबुक, मतलब इसको किसने प्रमोट किया है, फेसबुक ने। अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, रिएक्ट इज अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। देखो वही बात कर रहा है दोबारा कि रिएक्ट को यूज करके हम ऐसे कंपोनेंट्स बना सकते हैं जो हम अपने यूजर इंटरफेस के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और देखो जब भी आप कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर को यूज करते हो ना, तो आपकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि आपको सारा कोड एक ही फाइल में नहीं रखना पड़ता। वो जो वेबसाइट का यूजर इंटरफेस है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है आप उनको अलग अलग फाइल्स में रख सकते हो और उन सबको एक साथ जमा करके एक साथ मर्ज करके अपना पूरा यूआई डिजाइन कर सकते हो। फिर देखो आगे, अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताया था ना, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ये असल में होता क्या है भाई। देखो रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मुझे सपोज करो एक कंपोनेंट बनाना है, मैंने यहाँ पे हेडर का एक कंपोनेंट बना दिया और इसी हेडर के साथ मैंने नेवबार भी अटैच की हुई है, मतलब हेडर और नेवबार एक ही कंटेनर के अंदर आ गए, तो ये हेडर क्या हो गया, मेरा एक कंपोनेंट हो गया। फिर सेम इसी तरह मैंने एक और दूसरा कंपोनेंट बनाया फूटर, मतलब समझ लो हेडर का कंपोनेंट अलग है, फूटर का कंपोनेंट अलग है, मतलब समझ लो हेडर की फाइल अलग है और फूटर की फाइल अलग है। सेम इसी तरह मैंने मेन कंटेंट का एक कंपोनेंट बना दिया और सेम इसी तरह मैंने साइड बार का एक कंपोनेंट बना दिया। तो ये देखो ये मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लिए। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने का फायदा क्या है कि मैं इसको बार बार रीयूज कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो इन रीयूजेबल कंपोनेंट्स को मैं एक जगह पे मर्ज करूंगा और मेरा एक यूआई डिजाइन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है आपके पास किसका, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो रिएक्ट के बारे में कुछ और बातें बता रहा है। देखो पहला पॉइंट, रिएक्ट कम्युनिटी आल्सो प्रोवाइड्स एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक स्टेट मैनेजमेंट, राउटिंग एक्सेट्रा ऑन टॉप ऑफ द रिएक्ट लाइब्रेरी। मतलब देखो रिएक्ट की जो कम्युनिटी है ना, उसने हमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी इसके साथ प्रोवाइड किए। फॉर एग्जाम्पल स्टेट मैनेजमेंट, भाई देखो जिसने वेब डेवलपमेंट की हुई है, चाहे PHP में की हुई हो, चाहे ASP.NET में की हुई हो, तो उसको स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा। स्टेट मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे या दूसरे से तीसरे पेज पे डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो डेटा पेजेस की रीडायरेक्शन में क्या होना चाहिए, स्टोर रहना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं। तो रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट मौजूद है। फिर राउटिंग, मतलब जो हम रूट्स लिखते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो वो रूट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट भी रिएक्ट के अंदर मौजूद है। और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि रिएक्ट की इस लाइब्रेरी में मिलते हैं। भाई देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, स्टेट मैनेजमेंट, राउटिंग, ये अक्सर हमें फ्रेमवर्क्स में मिलते हैं। तभी जो अक्सर यूजर्स हैं वो रिएक्ट को फ्रेमवर्क ही समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि उनको फ्रेमवर्क वाली चीजें रिएक्ट में देखने को मिलती हैं, जिस तरह स्टेट मैनेजमेंट हो गया, राउटिंग हो गया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का एक पूरा फॉर्मेट हो गया। तो दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि रिएक्ट आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है बल्कि लाइब्रेरी है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज रिएक्ट वर्क। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि रिएक्ट काम किस तरह से करता है। देखो सबसे पहला पॉइंट, रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डॉम इन मेमोरी। मतलब रिएक्ट क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है आपकी मेमोरी के अंदर, आपके कंप्यूटर मेमोरी में। डॉम क्या है भाई? देखो डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन मैं एक बात आपको बताता जाऊं, डॉम जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने डॉम के बारे में नहीं पढ़ा तो मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर डॉम को डिटेल में समझाया हुआ है। डॉम के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा, देखो पहले अगर आपको डॉम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप ये नहीं समझ सकते कि रिएक्ट काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले आप डॉम को कवर कर लो और उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। तो भाई देखो डॉम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और हमें पता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई वेब पेज अपने ब्राउजर पे रन करते हैं तो हमारा जो ब्राउजर होता है ना, वो हमारे वेब पेज का एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है। मतलब हमारे उस वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, जितने भी टैग्स यूज हुए हैं, उसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाता है हमारे एलिमेंट्स का। लेकिन देखो वो तो ब्राउजर बनाता है ना, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि रिएक्ट भी आपका एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है आपकी मेमोरी में।
मतलब यहाँ पे ब्राउजर के डॉम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिएक्ट भी अपना एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। वर्चुअल डॉम मतलब जो हमें डायरेक्टली नजर नहीं आता लेकिन इंटरनली वो काम कर रहा होता है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर्स डॉम डायरेक्टली, रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डॉम इन मेमोरी वेयर इट डज ऑल द नेसेसरी मैनिपुलेटिंग बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन द ब्राउजर डॉम। मतलब देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, गौर से समझना इसको। ये कह रहा है रिएक्ट हमारे ब्राउजर के डॉम के साथ डायरेक्टली काम नहीं करता, बल्कि रिएक्ट क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है हमारी मेमोरी में, वेयर इट डज ऑल द नेसेसरी मैनिपुलेटिंग बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन द ब्राउजर डॉम। इसका मतलब भाई देखो डॉम मैनिपुलेशन का जितना भी काम है ना, वो रिएक्ट क्या करता है, अपने वर्चुअल डॉम के अंदर करता है, और जब वो सारी मैनिपुलेशन सक्सेसफुली डन हो जाती हैं, उनको वापस इंप्लीमेंट कर देता है अपने ब्राउजर के डॉम में। किस तरह से, देखो मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाता हूँ। भाई यहाँ पे देखो मेरा ब्राउजर का डॉम है, मतलब जब भी मैं अपना वेब पेज ब्राउजर पे रन करता हूँ तो ब्राउजर क्या करता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाता है हमारे वेब पेज के एलिमेंट्स का, हमारे वेब पेज के टैग्स का। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट अपना एक वर्चुअल डॉम बनाता है, ठीक है। और जितनी भी रिएक्ट के जितने भी मतलब हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, जितने भी ऑपरेशन हम रिएक्ट के परफॉर्म करते हैं, वो सारे ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, रिएक्ट के वर्चुअल डॉम में परफॉर्म होते हैं। और जब वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाते हैं, उसके बाद उसको ब्राउजर डॉम में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये काम आपके पास इंटरनली कौन कर रहा होता है, आपका रिएक्ट। तो देखो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका रिएक्ट है वो काम किस तरह से कर रहा होता है इंटरनली। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं रिएक्ट जेएस की हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री मालूम होना बहुत जरूरी है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो चीज आप काम कर रहे हो, जिस चीज के साथ आप काम कर रहे हो, वो शुरू कैसे हुआ था, किसने शुरू किया था, क्या चीजें थी। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, रिएक्ट जेएस वाज फर्स्ट यूज्ड इन 2011 फॉर फेसबुक न्यूज फीड फीचर। भाई देखो हम सबको पता है, हम सब फेसबुक यूज करते हैं, और फेसबुक के अंदर आपको पता है जब भी आप अपनी फेसबुक को ऑन करते हो तो वहां पे एक न्यूज फीड का ऑप्शन होता है। मतलब न्यूज फीड आपको नजर आ रहे होते हैं जहां पे आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने जो भी कुछ पोस्ट किया है, या आपने जो पेजेस लाइक किए हुए हैं, ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी जितनी भी पोस्ट है वो वहां पे आपको शो हो रही होती है। उसे कहा जाता है फेसबुक न्यूज फीड फीचर। तो ये जो रिएक्ट था ना, इसको सबसे पहले 2011 में कहां यूज किया गया था, फेसबुक की जानिब से। फेसबुक के अंदर जो न्यूज फीड का फीचर है उसके अंदर रिएक्ट को यूज किया गया था, ठीक है। मतलब फेसबुक को फर्स्ट टाइम फेसबुक ने ये जो प्रोडक्ट है रिएक्ट जेएस, इसको 2011 में अपने ही एक प्रोडक्ट के अंदर एक फीचर है उसके साथ इसको यूज किया। फिर सेकंड पॉइंट, इनिशियल रिलीज टू द पब्लिक वर्जन 0.30 वाज इन जुलाई 2013। मतलब देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्ट को फेसबुक के न्यूज फीड फीचर में कब यूज किया गया था, 2011 में। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद 2013 में रिएक्ट को पब्लिकली क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, रिलीज किया गया। और जो सबसे पहला वर्जन था जो पब्लिक किया गया था वो कौन सा था, वर्जन 0.3.0। फिर देखो थर्ड पॉइंट, करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट जेएस इज वर्जन 18.1.0, जो कि कब लॉन्च हुआ है, अप्रैल 2022। भाई देखो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं जून में बना रहा हूं, जून 2022 में बना रहा हूं, और ये वाला जो वर्जन है कब आया, अप्रैल में आया। तो हो सकता है कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो आप 2023 में हो या आप 2024 में चले जाओ, तो हो सकता है कि ये जो रिएक्ट का वर्जन है वो अपग्रेड हो जाए। लेकिन भाई देखो जब भी वर्जन अपग्रेड होता है ना तो मेजर चेंजेस नहीं होती, माइनर चेंजेस होती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मेजर चेंजेस अगर कोई टेक्नोलॉजी करेगी ना तो जो डेवलपर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। क्योंकि देखो अपग्रेड करने की भी तो एक लिमिट होती है ना, बंदा खुद को कितना अपग्रेड करेगा। अगर टोटली एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाएगा रिएक्ट का तो रिएक्ट से सारे भाग जाएंगे, ठीक है। तो करंट वर्जन क्या है ये आपके सामने मैंने आपको बताया। फिर आ जाओ आगे, करंट वर्जन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप इज वर्जन 5.0.1 जो कि अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ है। भाई देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 लफ्ज ना याद कर लो, क्रिएट रिएक्ट ऐप। मतलब समझ लो ये आपके पास एक तरह से एक कमांड है, और इस कमांड को यूज किए बगैर आप अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। मतलब देखो इस कमांड को यूज करने का फायदा पता है क्या होगा, इस कमांड को यूज जब आप करोगे और इस कमांड को यूज करके जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो जो बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है ना रिएक्ट का, वो आपको बना बनाया मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप ये कमांड यूज नहीं करते क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो आपको खुद से सारी फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे और उसके अंदर खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी। तो रिएक्ट के अंदर ये जो एक कमांड है ना, ये जो एक कॉन्सेप्ट है क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसका कौन सा वर्जन चल रहा है? वर्जन 5.0.1। ठीक है, तो ये भी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप का कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट रिएक्ट ऐप इंक्लूड्स बिल्ट इन टूल्स सच एज वेबपैक, बेबल एंड ESLint। मतलब देखो भाई, देखो क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं। मतलब जब भी आप इस कमांड को या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐप बनाते हो, तो इसके साथ हमें कुछ टूल्स भी मिलते हैं, जिस तरह वेबपैक हो गया, बेबल हो गया, ESLint हो गया। इसमें से बेबल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ हमें कौन कौन से टूल्स मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिएक्ट जेएस का क्रिएटर कौन है। भाई देखो, फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम है जॉर्डन वॉक। उसने ये रिएक्ट जेएस आपके पास क्रिएट किया है और उसका मैं चेहरा दिखा देता हूं। देखो, ये है वो बंदा जो कि फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जिसने रिएक्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, क्या नाम है? जॉर्डन वॉक। अच्छा, ये वो वाला वॉक नहीं है जो आप शाम को गार्डन में टहलने निकलते हो, ये वो वाला वॉक बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस। अब मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करता हूँ कि कहाँ पे रिएक्ट को यूज किया जा रहा है। देखो, फ्यू पॉपुलर वेबसाइट्स पावर्ड बाय रिएक्ट लाइब्रेरी आर लिस्टेड बिलो। मतलब कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि रिएक्ट को यूज कर रही हैं। कौन कौन सी? फेसबुक, जाहिर बात है कि भाई जिस तरह से मैंने बताया कि फेसबुक के न्यूज फीड के अंदर इस कॉन्सेप्ट को, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है, जो कि एक पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। फिर इंस्टाग्राम भी आपको पता है फेसबुक के पास चली गई है, व्हाट्सएप भी फेसबुक के पास चला गया है। तो जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको रिएक्ट जेएस देखने को मिलेगी। देख रहे हो, इंस्टाग्राम पॉपुलर फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन, उसके अंदर भी रिएक्ट का यूज हुआ है। फिर नेटफ्लिक्स आ जाओ, पॉपुलर मीडिया स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, उसके अंदर भी आपके पास रिएक्ट का यूज हुआ है। इसी तरह कोड एकेडमी जो कि एक पॉपुलर ऑनलाइन ट्रेनिंग एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी रिएक्ट का यूज हुआ है। फिर रेडिट जो कि पॉपुलर कंटेंट शेयरिंग एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी रिएक्ट का यूज हुआ है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताया है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है और फ्यूचर में और भी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी जिसमें रिएक्ट का यूज होगा। और एक बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि फेसबुक का नाम अब मेटा कर दिया गया है, क्योंकि बिल गेट्स ने कहा है कि अब ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, तो इसलिए उन्होंने उसका एक जनरल नेम रख दिया है जिसका क्या नाम है? मेटा। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्हाई शुड वी यूज रिएक्ट। मतलब देखो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सारे डेवलपर्स के माइंड में आता है कि रिएक्ट को यूज करना क्यों चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट, रिएक्ट हैज अ लार्ज कम्युनिटी ऑन गिटहब। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट का ये जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे मौजूद है, क्योंकि ओपन सोर्स है और जो भी आजकल ओपन सोर्स चीज होती है वो गिटहब पे आपको जरूर मिलती है। तो आपको पता है रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर गिटहब पे मौजूद है तो गिटहब की तो एक समझ लो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और इसी तरह रिएक्ट की भी एक लार्ज कम्युनिटी है जो कि गिटहब के ऊपर काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि गिटहब आपके पास अपग्रेड हो रहा है। मतलब जो भी उसके अंदर इश्यूज आते हैं, जो भी बग्स वगैरह आते हैं, वो मिलके कम्युनिटी क्या करती है, उसको फिक्स कर देती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया और जो कि मैंने बताया था कि रिएक्ट की स्ट्रेंथ है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं और उसे एक साथ मिलाकर एक यूआई डिजाइन क्रिएट करते हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट, डॉम अपडेट्स आर हैंडल्ड वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली। मतलब जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की जो अपडेट्स होती हैं, मैनिपुलेशन होती है, ऑपरेशन होती है, उसको रिएक्ट बहुत ही आसानी से और इफेक्टिव तरीके से हैंडल करता है। और किस तरह से हैंडल करता है ये भी अभी मैंने आपको पीछे बताया कि रिएक्ट क्या करता है, अपना एक वर्चुअल डॉम बनाता है, उसमें सारी चेंजेस अपडेट करता है और फिर उसको ब्राउजर के डॉम में ले जाता है। वही चीज यहाँ थर्ड पॉइंट में बता रहा है। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, अब देखो ये है वो पॉइंट जो कि मैंने आपको अपने लेक्चर के शुरू में बताया था कि रिएक्ट आपके पास डिक्लेरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, और ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो कि इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। मतलब अगर आप रिएक्ट जेएस के डेवलपर बन के इंटरव्यू में गए हो तो ये जो वर्ड है ना डिक्लेरेटिव अप्रोच, इसके बारे में लाजमी पूछा जाता है कि डिक्लेरेटिव अप्रोच क्या होती है रिएक्ट में। भाई देखो, ये जो डिक्लेरेटिव अप्रोच का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो रिएक्ट सीख रहे हैं ना स्टूडेंट्स,
उनके माइंड में ये कंफ्यूजन अभी तक मौजूद है, मतलब उन्हें नहीं समझ आ रहा कि डिक्लेरेटिव अप्रोच होती क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में ये डिक्लेरेटिव अप्रोच का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिक्लेरेटिव अप्रोच क्या होती है। भाई देखो मैं बहुत ज्यादा सिंपल करके इसको समझाता हूँ। भाई अगर किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा है, चाहे जावा हो, सी शार्प हो या और भी बहुत सारी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको ऊप भी कहा जाता है। तो भाई देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 पिलर्स होते हैं। इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है और चौथा होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो डिक्लेरेटिव अप्रोच आप समझ लो एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। मतलब अगर मैं इस तरह से भी कहूं ना कि डिक्लेरेटिव अप्रोच का मतलब है एब्स्ट्रैक्शन, तो गलत नहीं होगा। तो जिन लोगों को एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता है उन लोगों को तो बहुत आसानी से ये डिक्लेरेटिव अप्रोच का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। भाई देखो एब्स्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो नेसेसरी काम होता है ना, जो जरूरी काम होता है, सिर्फ वही किया जाता है और अननेसेसरी जो चीजें होती हैं उनको हाइड कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? एब्स्ट्रैक्शन का। मतलब जो काम हमें करना है सिर्फ उसी के बारे में हमें पता होता है, वो काम कैसे होगा उस चीज को हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। तो डिक्लेरेटिव अप्रोच का भी कुछ यही कॉन्सेप्ट है। मतलब सपोज करो कि भाई मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, मुझे नैव बार चाहिए तो मैंने नैव बार का कंपोनेंट बना लिया। अब वो नैव बार का कंपोनेंट मेरी रिएक्ट ऐप में इंटीग्रेट कैसे होगा, रेंडर कैसे होगा, उसकी फिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है, वो काम रिएक्ट खुद से हैंडल कर लेता है। मतलब हम कंपोनेंट बनाते हैं और रिएक्ट को बस इतना बता देते हैं कि भाई ये रहा कंपोनेंट जो मुझे अपनी वेबसाइट में चाहिए। बाकी उस कंपोनेंट को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, रेंडर करना है, वो सारा काम रिएक्ट हमारे बिहाफ पे खुद से कर लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिक्लेरेटिव अप्रोच। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि डिक्लेरेटिव अप्रोच समझ लो एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब बताया कि जो नेसेसरी चीजें हैं वही हमें पता होती हैं और जो अननेसेसरी चीजें हैं वो हमसे हाइड होती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, यू टेल द ब्राउजर एग्जैक्टली व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट व्हाट यू नीड। मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप सिर्फ अपने ब्राउजर को ये बताते हो कि क्या काम करना है, उसको किस तरह से करना है, कैसे वो नीड पूरी होगी, उस चीज का ख्याल हम नहीं रखते, वो काम रिएक्ट खुद से कर देता है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द रिएक्ट डिक्लेरेटिव अप्रोच abstracts that for us। मतलब हम अपने रिएक्ट को सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, उसकी टेक केयर खुद ही रिएक्ट कर लेता है। मतलब जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, विद डिक्लेरेटिव कोड वी टेल जावास्क्रिप्ट दैट वी वांट टू बी डन। विद डिक्लेरेटिव कोड वी टेल जावास्क्रिप्ट व्हाट वी वांट टू बी डन and let JavaScript take care of performing the steps। मतलब हम डिक्लेरेटिव अप्रोच को यूज करके, रिएक्ट को यूज करके हम JavaScript को ये बताते हैं कि भाई हमें क्या काम करना है। तो जस्ट हम ये बताते हैं, बाकी वो काम कैसे होगा, उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो JavaScript, वो रिएक्ट ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेता है। वही बात आ गई कि भाई जो काम नेसेसरी है हम सिर्फ वही इंप्लीमेंट करते हैं, बाकी जो अननेसेसरी है, मतलब जैसे कि उसको रेंडर करना, इंप्लीमेंट करना, उसकी टेक केयर खुद ही रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट आपके पास कर लेती है। तो ये होती है डिक्लेरेटिव अप्रोच। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ये आप 5 मिनट पीछे चले जाओ और दोबारा इस डिक्लेरेटिव अप्रोच को रिपीट करो, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, अब देखो बात करते हैं प्री रेक्विजिट्स। प्री रेक्विजिट्स का मतलब कि भाई रिएक्ट को सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। तो भाई देखो दो चीजें तो बहुत ज्यादा आसान, HTML CSS। HTML CSS बहुत ही ज्यादा आसान है, इसका मतलब HTML CSS तो मैं कहता हूं सबको ही आती है। और तीसरी चीज है जावास्क्रिप्ट जो कि प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग में आपको पता है अक्सर लोग मार खा जाते हैं। तो भाई देखो रिएक्ट को सीखने के लिए आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अच्छा जावास्क्रिप्ट भी मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपर्ट लेवल की जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और डॉम का कॉन्सेप्ट लाजमी आपको आना चाहिए, तभी आप रिएक्ट पे अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये है प्री रिक्विजिट्स। तो यहाँ पे वो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। और एक लास्ट गुजारिश, बड़ी मासूमाना एक गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये मैं रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन रिएक्ट जेएस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह रिएक्ट जेएस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।